हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था इंडियन इको का हमारा चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट एलिमेंट लिबरलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था काफी डिटेल में। अब आज की क्लास में हम लोग हमारा सेकंड एलिमेंट प्राइवेटाइजेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। देन कल ग्लोबलाइजेशन, और इस चैप्टर के फोर्थ पार्ट के अंदर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इनका हमारे देश पर क्या गुड इम्पैक्ट रहा, क्या बैड इम्पैक्ट रहा, वो डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है जो हम लोगों ने कल नहीं पढ़े थे, जैसे डीमोनेटाइजेशन है, जीएसटी है, वो भी हम पार्ट फोर्थ के अंदर करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, आज हमें पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन। बहुत ही इजी सा है। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है पब्लिक सेक्टर के रोल को तो कम करना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना। यही क्या है, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया? पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनके रोल को कम करना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। वही लिखा है, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना, पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करना ही क्या है, प्राइवेटाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। बहुत ही सिंपल सा है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सरकार के एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को दे देना, उनकी ओनरशिप प्राइवेट हाथों में दे देना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता है। तो वही है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की ओनरशिप मैनेजमेंट किसके हाथों में दे देना, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना। यही क्या है, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया? तो बहुत ही ईजी सा है। अब देखो, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे आप पीएसईज बोल दो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो हमारे गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें सिंपली किसको सेल कर देना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देना। क्योंकि धीरे धीरे जब 1980s का एंड आ रहा था, 1989 की बात कर लो, 1990 की बात कर लो, तो हमें समझ में आने लग गया था कि ये जो पीएसयूज हैं सही से काम नहीं कर रहे, लॉसेस के अंदर जा रहे हैं, इनमें करप्शन बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं हो रहा, तो उन्हें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देना। पहला तरीका हो गया। दूसरा है विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम अ जॉइंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अच्छा, कुछ एंटरप्राइजेस ऐसे भी होते हैं जो जॉइंट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हैं। जॉइंट ओन्ड मतलब ये पब्लिक के भी हैं, मतलब सरकार के भी हैं, प्लस ये प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। तो जॉइंट ओन्ड एंटरप्राइजेस से सरकार अपना ओनरशिप वापस ले ले, अपना मैनेजमेंट विड्रॉ कर ले। समझ गए? जो जॉइंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनमें से सरकार अपना ओनरशिप और अपना मैनेजमेंट वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। तो ये सिर्फ किसके रह जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के रह जाएंगे। अपने आप देश में प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट का रोल इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक यानी कि सरकार का रोल डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो एक टर्म आप हमेशा पढ़ोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हमें प्राइवेटाइजेशन करना है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना है, तो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने का जो सबसे अच्छा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, सबसे अच्छा तरीका है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है मैम डिसइन्वेस्टमेंट? बहुत ही सिंपल सा है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके शेयर्स को, उनकी जो शेयर कैपिटल है, उनके जो शेयर्स हैं, उसे किसे सेल कर देना, उसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर्स वगैरह हैं, उसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सेल करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट करा क्यों जाता है, ताकि सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर सके। मैम फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो, बहुत आसानी से समझना। एक तो सरकार की रिसीट्स होती हैं। रिसीट्स का मतलब है एक तो सरकार की कमाई होती है। ये जो हम टैक्सेस पे करते हैं, ये क्या है, सरकार की कमाई है, रिसीट्स हैं। और तो और जो हम चालान भरते हैं या फिर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, अलग अलग फ़ी पे करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनानी है, जितनी भी फ़ी होती है वो सरकार की इनकम है। ये पीएसयूज की कमाई भी तो सरकार की इनकम ही है। और दूसरी तरफ होता है सरकार का एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चा भी करती है, रोड्स बनवानी है, डैम्स बनवाने हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलवाने हैं, सब्सिडी देनी है, खर्चा भी होता है। ऐसी सिचुएशन जब सरकार की इनकम कम है
और सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार की कमाई है 100 करोड़ और सरकार का खर्चा है 150 करोड़। इस सिचुएशन को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, कमाई इतनी सी है, खर्चा इतना सारा है, सरकार पैसा कहां से लाएगी। इस सिचुएशन में सरकार अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल करती है। बदले में सरकार के पास में क्या आता है, पैसा आता है, और ये जो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमारे पास में आता है जर्नी टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, कि कैसे हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के पास में मूव करते गए, क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट फील हुई। तो देखो याद करो, थोड़ा सा हम पुराना पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आईपीआर 1956, बोले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 है, इसने क्या बोला कि अगर देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो मेन रोल किसका होगा, सरकार का होगा, पब्लिक सेक्टर का मेन रोल होगा। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि अगर हमें देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो मेन रोल किसका होगा, पब्लिक सेक्टर का होगा, क्योंकि प्राइवेट से ना हो पाएगा। हम लोगों ने रीजंस भी देखे थे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज खोलनी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना पैसा नहीं था, और तो और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा था भी, तो प्राइवेट सेक्टर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और यही आईपीआर 1956 हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान का बेस बना था। PSEs begin to play as fulcrum of growth, वही है कि अगर देश के अंदर ग्रोथ करनी है तो मेन रोल किसका होगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। वही ये जो 1950 से 1990 तक का पीरियड है, 1956 से आप 1990 भी बोल सकते हो, हमारा ये जो पब्लिक सेक्टर है, इसकी वजह से काफी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। जैसे इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, पहले हम लोग सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स तक ही सीमित थे, अब हमारी इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, हम कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स तक ही सीमित नहीं थे, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज खुलने लगी, बहुत सारी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज हमारे देश में खुलने लगी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बहुत सारी सनराइज इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज का भी जन्म हुआ, तो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब जीडीपी के अंदर एक सेक्टर का शेयर डिक्रीज होने लगे और दूसरे सेक्टर का शेयर इंक्रीज होने लगे, दैट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हमारे जीडीपी के अंदर मेन शेयर किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का था। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर डिक्रीज होने लगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी कि हमारे सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर इंक्रीज होने लगा। तो पीएसयू सही से काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और इन्हीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने हमें नवरत्नास भी दिए, यानी कि 9 ऐसी इंडस्ट्रीज दी जिन्हें बोला जाता है इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सीलेंस या फिर इंडस्ट्रीज ऑफ एमिनेंस, कि ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इन इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे देश की ग्रोथ हो रही थी। जैसे एग्जांपल हो गया आईआरसीटीसी हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। तो पब्लिक सेक्टर ने हमें नवरत्नास दिए, बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज दी। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे 1980s का एंड आता गया, यानी कि आप समझ लो 1988 की मैं बात कर रही हूँ, 1989 की मैं बात कर रही हूँ, मैं 1990 की बात कर रही हूँ, हम लोगों ने देखा हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने क्या हासिल कर ली थी, मोनोपोली हासिल कर ली थी कि हर काम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही कर रहे हैं। ब्रेड शूज बटर बनाने जैसा काम भी कौन कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कर रहे थे। प्राइवेट को मौका ही नहीं दिया जा रहा था और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो गए थे, इनमें इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी, डिले इन एक्शन देखने को मिलता था, सही से काम नहीं हो रहा था। मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में करप्शन देखा जा रहा था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, लीकेजेस थे, चोरी थी, एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं हो रहा था। सरकार बोल रही है हम गरीबों तक इतना पहुंचाना चाहते हैं, इतना पहुंचाएंगे, बट एक्चुअली गरीबों तक उतना पहुंच ही नहीं पा रहा था, बीच में चीजें गायब हो जाती थी, बीच में ऑफिसर्स गायब कर देते थे और बहुत सारे पीएसयूज जो थे वो लॉसेस के अंदर जाने लग गए थे। तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर एक सोशल डेडवेट बन गए थे, यानी कि एक भार बन चुका था हमारे देश के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि यार प्राइवेटाइजेशन की नीड है, हमें पब्लिक के रोल को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉसेस के अंदर जा रहे हैं, सोशल डेडवेट बन चुके हैं और हमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें पहली चीज लिबरलाइजेशन हुई जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी चीज क्या हुई, प्राइवेटाइजेशन हुआ। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को किसे बेचा गया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। इस तरह से देश में क्या करा गया, प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गई पूरी की पूरी जर्नी कि
कि पहले पीएसयूज अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पीएसयूज इनएफिशिएंट हो गए, सोशल डेड वेट बन चुके थे, इसलिए कहीं ना कहीं हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम प्राइवेटाइजेशन करें। अब देखो आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। वैसे तो हम लोगों ने पीछे देख लिया, लेकिन लिख कर किस तरह से आना है। देखो प्राइवेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों फील हुई, क्योंकि पीएसयू सही से काम नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने देखा देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, आईपीआर 1956 के बाद में स्टार्ट हुआ था, और आईपीआर 1956 ही हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान का एक बेस था, एक आधार था। आईपीआर 1956 ने क्या बोला, क्लियरली डिक्लेयर करा कि अगर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करनी है, मेन रोल किसका होगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। और इन पीएसयूज ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल बेस को डाइवर्सिफाई भी करा। हम कॉटन जूट तक ही सीमित नहीं थे, बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैपिटल गुड्स वगैरह की। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट करने लगे थे। पब्लिक सेक्टर ने हमें नवरत्नास दी, 9 ऐसी इंडस्ट्रीज दी जिन्हें इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सीलेंस बोला जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो पीएसयूज थे ये हमारे देश पर क्या बन गए, एक सोशल डेड वेट बन गए, एक भार बन गए। कहीं ना कहीं ये इतने लॉसेस में जाने लग गए थे कि अब सर्वाइव करना मुश्किल था। लीकेजेस थे, चोरी थी, एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। तो प्राइवेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई। 1991 के अंदर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करा। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचा गया। स्टिल नवरत्नास को सरकार ने अपने अंडर ही रखा। वो जो 9 इंडस्ट्रीज थी उन्हें सरकार ने अपने अंडर ही रखा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्हें एक स्पेशल टाइटल दिया गया, मिनी रत्नास, नवरत्नास, महारत्नास, इस तरह के टाइटल से उन्हें नवाजा गया। समझ में आ गया किस तरह से आंसर लिखकर आना है। आगे बात करते हैं नवरत्नास के बारे में। तो देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन्हें बोला जाता है इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सीलेंस, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, की हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी थी। तो इन्हें स्पेशल टाइटल्स दिए गए, जैसे महारत्नास, नवरत्नास और मिनी रत्नास। महारत्नास में 2 आ गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्नास में 2 आ गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मिनी रत्नास में एक हमारा बीएसएनएल आ गया, एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक है आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनी रत्नास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नवरत्नास। 4 आपके पास में गिवन होंगे, आपको बताना है कौन सा मिनी रत्नास है, नवरत्नास है। समझ में आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या क्या फायदे हुए। देखो हमें पता है पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर, सोशल इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो। वहीं प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचता है और सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो देश के अंदर सब लोग अपने बारे में सोचने लगे, बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस खुलने लगे। उनका मेन मकसद क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा है, सोशल इंटरेस्ट कम है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया। अब आप खुद पर लेकर देख लो, आपको 2 काम मैंने दिए हैं। एक काम आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, खुद का पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। दूसरा काम आप सोशल वेलफेयर, सोशल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो। आप किस काम में अपना बेस्ट दोगे, जहां पर आपको पैसा मिल रहा है, जहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, खुद का इंटरेस्ट है, उस काम को आप 100% कमिटमेंट के साथ में करोगे, उस काम में आप अपनी 100% एफिशिएंसी लगाओगे। तो जब देश में सेल्फ इंटरेस्ट से काम होता है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए काम होता है, तो हम अपना 100% कमिटमेंट और एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं। तो हमारे देश के लिए अच्छा था, जीडीपी इंक्रीज होने लगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खुलने लगी, इंटरनेशनल कंपटीशन भी हम लोगों ने देखा, एमएनसीज वगैरह हमारे देश में आने लगी। तो जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलती हैं, कंपटीशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, हर कोई अपने आप को मॉडर्नाइज करने के बारे में सोचता है। कंपटीशन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आप अपने आपको अपग्रेड करने के बारे में सोचते हो। तो काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ। अब हम सिर्फ कॉटन, जूट, टेक्सटाइल्स वगैरह तक सीमित नहीं थे, काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, अलग अलग तरह के बिजनेसेस खुलने लगे। अच्छा खासा हमारे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे वो प्रॉफिट्स कमाने लगे, तो उन्होंने अपने बिजनेसेस को और एक्सपैंड करा और ज्यादा डाइवर्सिफाई करा।
और जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो कंज्यूमर सोवरेंटी प्रमोट होती है। कंज्यूमर सोवरेंटी का मतलब है आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कस्टमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है आप वो प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बेच रहे हो, इसमें आपका भी फायदा है क्योंकि आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे और कस्टमर के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। मतलब कंज्यूमर सोवरेंटी का मतलब है जो कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग माना जाता है। जो कंज्यूमर बोलेगा आप वही बनाओगे। प्राइवेट सेक्टर जो कंज्यूमर बोलता है वही बनाता है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके। तो इसकी वजह से कंज्यूमर को वाइडर चॉइस मिलती है और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होने लगा। लास्ट है प्राइवेटाइजेशन के लेकिन लॉसेस क्या हुए। देखो जब पीएसयूज को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचा गया, पीएसयूज का मेन मकसद क्या था? सोशल वेलफेयर। ठीक है, थ्योरेटिकली तो ऐसा ही बोलते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी था ना कि हमें देश के अंदर सोशल वेलफेयर करना है। इस चीज ने अपनी प्रैक्टिकल रिलेवेंस ही खो दी कि हमें देश के अंदर सोशल वेलफेयर करना है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इस चीज ने अपना अस्तित्व, अपनी प्रैक्टिकल रिलेवेंस ही खो दी क्योंकि हमने पीएसयूज को किसे बेच दिया? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करते हैं? यहाँ पर सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अपना प्रोडक्ट बना के उन लोगों को बेचा जाता है जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो खरीद सकते हैं। यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट बना के किसको बेचा जा रहा है? रिच लोगों को, जो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं ताकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो कहीं ना कहीं वही है, डिमांड ज्यादा होती है तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं। देश के अंदर क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। अब इन्फ्लेशन अगर आ रहा है तो रिच को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सरवाइव कर जाएगा। सबसे ज्यादा किसे सफर करना पड़ता है? हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन को। वीकर सेक्शन को डेप्रीवेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, सिरसिला ट्रेजेडी। हो सकता है आपने सुना भी हो। सिरसिला मतलब एक बहुत ही छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश के अंदर और पावर लूम इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर। पावर लूम इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो जब सिरसिला के अंदर, जब आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला काम है, पावर सप्लाई वाला काम है, इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा पावर कट्स करने स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्रीज हो गया, पावर सप्लाई महंगी हो गई। तो कहीं ना कहीं पावर कट्स भी हो रहे हैं, पावर सप्लाई महंगी हो रही है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ। ये जो पावर लूम इंडस्ट्रीज है यहाँ पर प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगा। प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एम्प्लॉयज को पे नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज की वेजेस भी कम करनी पड़ी। और इसी वजह से जब एम्प्लॉयज की वेजेस कम करी गई, उनकी वेजेस काटी गई, तो 50 जो पावर लूम वर्कर्स थे इस तरह के, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा। इस इतना बड़ी मतलब बड़ी चीज है कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज सिरसिला ट्रेजेडी। एक बार रीड कर लेते हैं। सिरसिला इज अ स्मॉल टाउन इन आंध्र प्रदेश विच इज नोन फॉर इट्स पावर लूम इंडस्ट्रीज। बहुत सारी हैं। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ पावर सप्लाई का तो वहां पर एक तो पावर टैरिफ इंक्रीज हो गया, यानी कि बिजली पर जो टैक्स है वो इंक्रीज हो गया, बिजली महंगी हो गई, पावर कट्स बहुत ज्यादा हुए, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ, एम्प्लॉयज की वेजेस कम करनी पड़ी। कट इन वेजेस की वजह से 50 पावर लूम वर्कर्स कमिटेड सुसाइड। इसे को स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज सिरसिला ट्रेजेडी। समझ में आ गया अच्छे से? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा सेकंड एलिमेंट प्राइवेटाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब कल हम लोग करेंगे हमारा थर्ड एलिमेंट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।